शुरुआती दौर में ही बताया था कि जो हमारा क्लास चलता है वो बहुत ही वंडरफुली मैंने इसको डिजाइन किया है। हर दिन हम पढ़ाई करते हैं, 7 डेज इन अ वीक हमारा क्लास चलता है। एक दिन हमारा गेस्ट लेक्चर होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई विशेष व्यक्ति हमारे क्लास में आए जो अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ रखता हो। वो कोई पीएचडी स्कॉलर हो या कोई प्रोफेसर हो या कोई ब्यूरोक्रेट हो। तो ऐसा मेरा प्रयत्न रहता है कि हफ्ते में एक दिन हम ऐसा टॉक करें ताकि हमें कुछ नई बातें पता लगे। मैं तो आपको हर दिन पढ़ाता ही हूँ, हर दिन हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं, डिस्कशन और डेलिब्रेशन होता है क्लास में। बट मुझे लगता है कि मेरे से अगर कुछ कमी रह गई या कुछ रह जाती है तो जो हमारे गेस्ट लेक्चर आते हैं, जो हमारा गेस्ट सेशन होता है जैसा कि आज है, तो वहां उसकी पूर्ति हो जाए। क्योंकि जब नए नए लोग आएंगे, नई बातें करेंगे, तो कुछ नया हमें पता लगेगा। हमारी सोच को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया व्यू पॉइंट जो है वो हमारे लिए तैयार होता है, नया पर्सपेक्टिव हम लोग जो है ड्रॉ कर पाते हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ जया मैम, आर यू देयर इन द सेशन? डॉक्टर जया। Yes, sir. Hanji, sir, I'm there. तो, तो आज के इस विशेष सत्र में हमारे साथ बड़ी ही विशिष्ट मेहमान है, डॉक्टर जया मेहरा। जया मैम इसलिए भी खास है मेरे लिए विशेष करके क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से भी मैम जुड़ी रही हैं 2021 से। यानी कोविड के टाइम पे और कोविड के बाद 2021 में मैम का जुड़ना हुआ था हमारे इस प्लेटफॉर्म से। और 2021 से मैम जुड़ी और उसके बाद नेट क्वालिफाई करके फिर पीएचडी में एडमिशन लिया और अभी इनका पीएचडी कंप्लीट हो गया। तो अभी इन्होंने जो है पीएचडी अपना कंप्लीट कर लिया, इंग्लिश में किया है इन्होंने। इनका विषय मैम बताएंगी अभी, है ना। इंडियन राइटिंग पे इनका काम है, भारतीय साहित्य पे इन्होंने काम किया है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली, मतलब 1 महीने पहले, पिछले ही महीने। और पीएचडी तो कंप्लीट की ही, यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर लिया। और इसके साथ साथ किताब लिखने का भी शौक रखती हैं, यानी लेखिका भी हैं, ऑथर भी हैं, कविता वगैरह भी लिखती हैं। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारे परिवार का ही कोई सदस्य आए हमारे बीच और अपने अचीवमेंट को हमारे साथ शेयर करे, एक्सपीरियंस बताए। क्योंकि आपने पीएचडी भी किया है, आप मूलतः हरियाणा की रहने वाली हैं और आपके परिवार में भी सब लोग एडुकेशनिस्ट ही हैं। आपके पिताजी भी प्रोफेसर हैं करेंटली एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में। और पूरा परिवार जो है हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्यरत है। जया मैम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तो आज हमारे साथ जया मैम हैं। मुझे लगता है कि जया मैम अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर पाएंगी। एक शॉर्ट इंट्रो मैंने दे दिया। तो जया मैम, पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, अपना टाइम आपने निकाला है। हम सभी से आप बात करने, अपना एक्सपीरियंस वगैरह को साझा करने आए हो। आपसे आज बहुत सारी बातों का हमें पता लगेगा, बहुत सारा अनुभव जो आपने पिछले 4-5 वर्षों में पीएचडी के दौरान लिया, वो अनुभव हमें आज 1 घंटे में मालूम पड़ जाएगा। तो आपका बहुत स्वागत करता हूँ। अगर पॉसिबल हो मैम तो आप वीडियो ऑन अगर कर लेंगे तो ज़्यादा। हाँ। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, इतने ज़्यादा प्रेज़ करने के लिए। इसके आई डोंट थिंक कि मैं कैपेबल हूँ, बट थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। एंड हेलो एवरीवन, सो दिस साइड जया, डॉक्टर जया। So let's give you a small introduction of myself. I am Jaya. I have done my graduation and post graduation at Punjab University Chandigarh, and I have also done post graduation diploma in language and communication from Hisar only, HAU University. And I'm an author, I'm a poet, and I have done my PhD. And I am into writing. And day before yesterday only, I have published a book. Just a small introduction. जय मैम, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आ, मतलब कि हम लोग शुरुआत यूजीसी नेट से ही करते हैं, क्योंकि आपने यूजीसी नेट की भी तैयारी की है हाँ किसी जी, टाइम पे, अभी भी आप पढ़ते आपके रहते प्लेटफॉर्म हो। से ही स्टार्ट की थी सर। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप स्ट्रैटेजी शेयर करें कि हम कैसे, क्योंकि सारे नए बच्चे हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम जो स्टूडेंट आपको नजर आ रहे हैं 90% तो नए हैं, 10% पुराने। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उस तरफ से स्टार्ट करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो, कैसे प्रिपरेशन हम करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो उसको लेके थोड़ा एक आप बताएं। सबसे हिंदी बड़ी में थोड़ा, बात, थोड़ा हिंदी में भी रहेंगे। ओके लेट्स गो बाइलिंगुअल। मेन थिंग इज दैट हर टाइम पे हर साल कुछ ना कुछ सिलेबस चेंज होता रहता है। कुछ ना कुछ नए नए, आपको ऐसा होता है कि हमने पहले ब्रिटिश लिटरेचर पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर में से ही आएगा, बट जो वो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब कल्चरल स्टडीज़ हो गया,
और भी चीज़ें हो गई, हमें उसमें से ध्यान रखना पड़ेगा। इंडियन लिटरेचर हो गया, हमें ज़्यादा उस पे ध्यान करना पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि 90% ही सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर कर जाओ हमारे टाइम पे, उसमें से ही पेपर आएगा, बाकी ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़्यादा उसमें वो नहीं था कि उसमें ज़्यादा पेपर शिफ्ट होएगा। बट अब पैटर्न जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा बच्चे अवेयर हो रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, एंड बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मेन थिंग इज़ कंपटीशन। आई विल जस्ट से, जैसा सर पढ़ा रहे हैं आप दिल से उसको पढ़िए, जो आपको रेगुलर पढ़ा रहे हैं, रोज़ जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसको दिल से पढ़ोगे, अगर आप ऐसे समझोगे कि मेरा आज का होमवर्क मैं आज ही कंप्लीट करूँ और आगे रिवीजन करूँ, तभी आप क्लियर कर पाओगे इस चीज़ को, इस पेपर को। बिकॉज ये अब एक छोटे लेवल पे नहीं है, पहले भी बहुत बड़े लेवल पे था। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, हर कोई अवेयर हो रहा है, और हर कोई चाह रहा है कि मैं अच्छे से अच्छा नंबर लेके आऊँ। क्योंकि 0.1% पे भी आपको अवगत होता है कि हमारा जेआरएफ नहीं हुआ। ये बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को। बाद में ऐसा होता है कि शायद मैं थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ लेता या पढ़ लेती तो मेरा अच्छी तरह ओन जेआरएफ क्लियर हो जाता। मेरे साथ यही हुआ था। तो आई विल जस्ट से, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ प्रॉपरली। जो आपको होमवर्क मिल रहा है आप वो करो ध्यान से, आपका क्लियर होगा। एंड अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैंने पढ़ाई करी और मेरा होएगा। और धीरे अब प्रैक्टिस पेपर वो करो रोज़। आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए रोज़ पढ़ो, सर से गाइडेंस लो। थैंक्स टू सर, उनकी वजह से ही मेरा पेपर क्लियर हुआ। ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी। कोई भी बात हो, कुछ भी हो, चाहे पर्सनली हो चाहे प्रोफेशनली हो, आप सर से डिस्कस कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, ही इज़ ऑलवेज देयर। ऐसा गाइड और मेंटर मिलना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, एक स्टूडेंट के लिए। मैम थोड़ा यूजीसी नेट के बारे में तो खैर आपने बताया कि कंपटीशन तो खैर है ही, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, एग्जाम 7 लाख देते होंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही। थोड़ा सा हम लोग रिसर्च की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि आपका रिसर्च और पीएचडी रहा है। इस क्लास में जो भी लोग हैं फर्दर उनको पीएचडी वगैरह करना है, तो मैं थोड़ा उसका एक्सपीरियंस कि पीएचडी में एडमिशन कैसे मिलता है, या कोई यूजीसी नेट, मान लीजिए कि सब लोग यहाँ पे यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं, तो अल्टीमेटली जेआरएफ करके नेट करके उनको जाना तो पीएचडी में ही है, अगला स्टेप पीएचडी ही होगा। तो ऐसे में पीएचडी में एडमिशन कैसे मिलता है, नंबर 1। दूसरा कि पीएचडी में क्या चैलेंजेस आते हैं, टॉपिक चूज करना, मतलब किस तरह की बातें होती हैं। मैं चाहता हूँ सबसे कि उसके हाँ एबीसीडी जी, से आप बताएं। हाँ जी। सबसे बड़ी बात आई थिंक पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्टली आपको नेट या जेआरएफ होना चाहिए, फर्स्ट थिंग तो वो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी करती हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, डीयू में भी शायद ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे एंट्रेंस होता है अगर आपका नेट नहीं है। बट इफ़ यू विल गिव द एंट्रेंस, आपको अगर एंट्रेंस क्लियर हो गया तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। बट आई थिंक हम सबको, जो एस्पिरेंट्स हैं, हम सबने मास्टर्स की हुई है, तो मास्टर्स में भी वी गेट अ टॉपिक फॉर डिसर्टेशन, राइट? आई होप एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट। वी गेट टॉपिक ऑफ डेजर्टेशन। जिस बच्चे ने डेजर्टेशन प्रॉपरली बनाया है, आपको लिटरेचर की समझ पहले ही आ चुकी है कि जब डेजर्टेशन आप बनाओगे, मैंने उसी टॉपिक पे काम करना है। लाइक माई इन माई मास्टर्स आई हैव टेकन माई टॉपिक ऑफ ट्रेजेक्ट्री लाइफ ऑफ इंडियन वुमेन राइटर्स, वेर आई हैव टेकन राइटर्स लाइक शशि देशपांडे, अनिता देसाई, ऐसे मेरे 2-3 राइटर्स थे। तो मेरा एक क्लियर था, अगर मैं आगे टीचिंग में जा रही हूँ या मुझे पीएचडी करनी है, तो मुझे इंडियन वुमेन राइटर्स पे ही करनी है ना? एक होता है आपको वेस्टर्न फेमिनिज्म पे जाना है, आपको किसी और दलित लिटरेचर पे जाना है, कोई भी लिटरेचर पे जाना है, बहुत सारे टाइम कल्चरल स्टडीज़ पे कुछ जाना है। बट मेरा शुरू से ही एम था कि मुझे वुमेन राइटिंग पे ही करना है और इंडियन फेमिनिज्म ही लेना है। फर्स्ट थिंग तो ये होती है अगर आपको पीएचडी में जाना है। एंड सेकेंडली, पीएचडी लोगों को लगता है कि ईजी होती है ना? एडमिशन तो आप ले लोगे, एडमिशन तो मिल जाएगा, नेट हो गया, ठीक है, आपने मास्टर्स कर ली, हाँ पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। बट जो टाइम पीरियड होता है 4 to 5 years, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना? उसमें आपको कितना ज़्यादा, एक तो होता है सबसे बड़ी बात, आपको टॉपिक ढूंढना है, व्हाट विल बी माय टॉपिक फॉर माय पीएचडी, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, हम ऐसा हो जाता है कि हाँ स्टार्टिंग में तो होता है जब कोर्स वर्क में बहुत मज़ा आता है कि हाँ कुछ करने को नहीं मिल रहा, बस पेपर हम दे देंगे। व्हेन यू, एक मान लो इंडियन लिटरेचर का अगर हम गए, कितने सारे राइटर्स हैं, है ना? कितने सारे ऑथर्स हैं, कितना सारा वर्क है।
आपको किस किस वर्क पे काम करना है, किस राइटर पे वर्क करना है, आपको कौन सा मेथोडोलॉजी लगानी है। एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट, बट उसके लिए आई से यू मस्ट हैव अ विजन फ्रॉम द मास्टर्स ओनली। टेक अपने दिमाग में एम बनाइए कि मैंने इस टॉपिक पे काम करना है। अगर पीएचडी में जाएंगे हम किस टॉपिक पे जाएंगे, ताकि आपको एक टॉपिक का पता हो, है ना। कि मैंने इंडियन पे जाना है तो इंडियन पे आप गए हो पीएचडी में। फिर आपने सेकंड थिंग, शोध गंगा पे जाइए, रिसर्च करिए अपने टॉपिक्स पे, कौन सा टॉपिक पे कितना मटेरियल अवेलेबल है। बिकॉज कुछ कुछ टॉपिक्स मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। मेन थिंग इज दैट आप प्रॉपर, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, हाइपोथेसिस देखना पड़ेगा, साइटेशंस देखनी पड़ेगी कैसे करते हैं। बहुत मतलब मतलब एक समुंदर है ये। आपको अगर डुबकी लगानी है तो आपको पता होना चाहिए कि पानी कितना गहरा है। सबसे बड़ी बात है इसे। तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी अभी आपने बताया कि नेट करने के बाद पीएचडी में एडमिशन मिलना आसान है वैसे बहुत, क्योंकि अब तो मैं देखता हूँ कि वैकेंसीज भी बहुत आती है। पहले क्या था कि कई सारी यूनिवर्सिटीज में 4 साल में एक बार पीएचडी की ओपनिंग आती थी, वैकेंसी। अब तो मैं देख रहा हूँ कि साल में कभी कभी 2 बार भी आ जा रहा है। तो ट्रू। भारत सरकार, हम कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन को लेकर के बड़ी अवेयर हुई है नई शिक्षा नीति के आने के बाद से, यानी एनईपी 2020 आने के बाद से। बिल्कुल। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूजीसी, वो पीएचडी को लेकर के, रिसर्च को लेकर के बड़ा सजग है। तो प्रत्येक वर्ष सभी यूनिवर्सिटीज निकालते हैं। तो अगर कोई थोड़ा मेहनत करे तो एडमिशन तो खैर मिल जा रहा है जैसा आप बता रहे हैं। बट ये है कि जाने के बाद किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, मतलब कि क्या चुनौतियां, आप, मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में बताएं, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आपने, क्योंकि मुझे पता है बड़ी दिक्कत आपको आई। तो क्या चैलेंजेस आते हैं? पहली दिक्कत तो यही होती है गाइड सेलेक्ट करना। आपको गाइड कौन मिल रहा है, आपका जो टॉपिक है उसके टाइप का आपको गाइड मिल रहा है। आपका गाइड का टॉपिक और आपका टॉपिक सेम होना चाहिए। मान लो आपका इंडियन लिटरेचर है और वो बोले हमारा तो इंडियन लिटरेचर है ही नहीं, हम तो जी काम करते हैं इको फेमिनिज्म पे, या फिर हम कोई और फेमिनिज्म उठा लो, हम लिटरेरी थ्योरी पे करते हैं। अब आप दोनों के व्यूज मैच नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात। एंड आई हैव ऑल्सो सीन कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होता है बच्चों का। नॉट पहले होता था, आई से पहले होता था, पर अभी भी कि आपको इतना मुझे पे करना ही पड़ेगा, या फिर कुछ आई थिंक प्रोफेसर कुछ कुछ ऐसे होते भी हैं कि आप अगर आप ये काम नहीं करेंगे हम आपका हम टॉपिक फाइनलाइज नहीं करेंगे। बहुत चीज़ें होती हैं। समटाइम ऐसे होता है कि ना पेरेंट्स भी बोलते हैं, फिर टीचर्स भी बोलते हैं कि क्यों माथा पीछी करनी है, आप अपना टॉपिक करवाइए फाइनलाइज। बट आई विल से हमेशा आपका जो टॉपिक, आप अगर आप किसी भी काम के लिए आपको पता है कि मैं अपने काम में सही हूँ और मैंने इस पे प्रॉपर रिसर्च करी है उस टॉपिक पे, आई थिंक यू शुड गो विद दैट टॉपिक ओनली। बिकॉज अगर आप किसी और के कहने पे कि ये टॉपिक ले लो ये बहुत इजी है, जब काम, क्योंकि काम लास्ट में आपको करना है, आपसे काम पूछा जाएगा। आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे वो आपसे पूछेंगे कि आपने कितनी मेहनत से करा है, फिर आप बताइए। क्योंकि बनाना बहुत इजी है। अब रिसर्च पे हम चैट जीपीटी से उठा लेते हैं कुछ बच्चे, बट बाद में पकड़े जाते हैं, है ना। चैट जीपीटी से उठा ले, कहीं से भी वो कर लिया। वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जो हमारे जो गाइड बैठे हैं वो हमसे बहुत सीनियर है, उनको पता है बच्चे ने इस लैंग्वेज में लिखा है तो वो इतनी कैपेसिटी उसकी है लिखने की या नहीं। इसने चैट जीपीटी से, बिकॉज आई रिमेंबर वन ऑफ माई प्रोफेसर वाज लाइक, बिकॉज मेरा सारा काम मैंने खुद से किया है, मैंने कोई चैट जीपीटी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करा है। वन ऑफ माई फ्रेंड व्हाट शी यूज्ड टू डू, शी वाज लाइक मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया है और मतलब मैं थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग कर लेती हूँ, सर को क्या ही पता चलेगा। रहे हमारे प्रोफेसर, मैंने कहा नहीं ऐसे मत कीजिए, मतलब सर आप पकड़ लेंगे फिर प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं जगह कुछ भी नहीं होगा, तुम भी ऐसे करो। हम सर के पास गए हैं पिछले से चेक करवाएं, चैप्टर 5, हमारा चैप्टर नंबर 5 था। सर वो लाइक उन्होंने अंडरलाइन करके दिया है रेड पेन से, ऐसे जैसे क्लास में करते हैं, ये यहाँ से उठाया, ये यहाँ से उठाया, ये यहाँ से उठाया। तो आई से वही बात है, तालाब है, अगर आप उसमें डुबकी लगानी है तो ध्यान से लगाइए। बिकॉज अगर आप चले गए तो पीछे मुड़ने का कोई वो नहीं, क्योंकि 5 साल हैं आपके पास, 5 साल आप इन्वेस्ट ही करोगे। तो ट्राई नॉट टू यूज चैट जीपीटी और पैराफ्रेजिंग टूल्स। हाँ आप उनसे हेल्प लो रिसर्च में, बट डोंट यूज देम। बिकॉज अगर आप फंस गए और आपके 5 के वो 7 साल भी लगा सकते हैं।
और ये आपका जो लाइफ का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, तो डोंट वेस्ट इट। और आप मेहनत से करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगी पीएचडी भी। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बट आप मोटिवेटेड रहें। राहुल सर आपके पास है, उनसे बात कीजिए, वो आपको अच्छी तरह और गाइड करेंगे। ये जैसे कई लोग, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिसर्च में आती है, अभी आपने टॉपिक सिलेक्शन की भी बात की, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा मतलब जो ट्रबल में होते हैं, परेशान होते हैं कि सर मतलब कि रिसर्च करना है पीएचडी, बट सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक इज लाइक द बिगेस्ट क्वेश्चन। हाउ टू सेलेक्ट अ टॉपिक, हाउ टू थिंक, हाउ टू फाइनलाइज। तो ऐसे में अगर कोई मान लो बिल्कुल बिगिनर है, उसको कुछ भी नहीं पता, बस वो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है और आगे सोच रहा है कि भैया डॉक्टरेट करेंगे, ऐसे में वो टॉपिक सिलेक्शन के लिए क्या करे कि वो एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट भी कर ले और उसका आगे काम भी आ जाए, तो उसको लेके क्या? मेन थिंग तो ये है सर, देखो हम यूजीसी नेट कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हमने मास्टर्स की होगी, वही वाली बात है, मास्टर्स हम करेंगे, हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है ना। हम ऐसे कर सकते हैं, वी नीड टू मेंटेन अ डायरी। आप एक पेज ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, पेज ले लीजिए, उस पर लिखिए अपने फेवरेट टॉपिक्स, आप लिखिए कि मुझे इस काम पे रिसर्च करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता। आई थिंक दैट मैंने भी ऐसे किया था, मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं किस चीज़ में रिसर्च करूं। लिखा अपने अच्छे से टॉपिक्स, मुझे ये पसंद है। उसके बाद मैंने उस पर रिसर्च करी, देयर वेरी मैनी वेबसाइट्स अवेलेबल, शोध गंगा होगी, शोध गंगोत्री हो गई, रिसर्च पेपर्स होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे कितनी सारी थीसिस होती हैं, आप वहाँ पे चेक करिए, पढ़िए, टाइम दीजिए, टाइम लगाओ आप उस पर, रिसर्चेस पे। और कॉन्फ्रेंसेस सुनो, अपने प्रोफेसर से बात करो। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस टॉपिक पे मुझे आता है टॉपिक और ये मुझे सही लग रहा है, मैं इस पे काम कर सकती हूँ, मैं इस पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तब आप उस टॉपिक पे जाइए। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है, हमें एक टॉपिक बहुत पसंद है, हम जब उस पर देख रहे हैं, ग्रास रूट रियलिटी जब चेक कर रहे हैं, ये तो मेरे से हो ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या। तो रिसर्च रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट टू उस चीज़ में जाना, तो रिसर्च करिए, प्रॉपर रिसर्च करिए, टाइम दीजिए, फिर आप कंटिन्यू करिए, फिर वो आप सबके लिए बेटर रहेगा। इसमें एक फंडिंग को लेके भी बच्चों में संशय रहता है। जैसे एक तो जेआरएफ है, तो जेआरएफ तो वेल नोन है, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कुछ स्कीम्स हैं, कुछ अगर जिनके पास मान लीजिए जेआरएफ नहीं है, तो कुछ ऐसा कुछ बता सकते हो आप दो तीन ऐसे पॉइंट्स कि वहां से जो सिर्फ नेट हैं या नेट नहीं भी है फिर भी पीएचडी में वो चले गए थ्रू एंट्रेंस, तो क्या ऐसा कोई फेलोशिप है जेआरएफ के अलावा जहाँ से उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाए पीएचडी के हाँ, दौरान? हाँ जी। बट ये जो फाइनेंशियल हेल्प की वाली बात है, आई थिंक ये शायद डीयू में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में है। डीयू में आई हैव अ फ्रेंड, शी इज़ नेट, और वो इंग्लिश में ही पीएचडी कर रहे हैं, शी इज़ गेटिंग 8,000 रुपीज़ पर मंथ। मैंने ये सुना है, उनको इतना मिलता है, और आई थिंक नेट वालों को नहीं मिलते हैं पैसे। और सेकेंडली यही है, आपको पीएचडी करना है अगर प्राइवेट से जैसे आप कर रहे हो, तो इट्स आपको अपने बलबूते पे ही करना है। जैसे 3.5 lakhs आप लगा के चलो कि 3 साल में आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एंड डिपेंड, अगर आपका पीएचडी हो जाता है तो आगे का कंटिन्यू, अदरवाइज आई डोंट थिंक, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा इस चीज़ में, बट आई डोंट थिंक नेट वालों को पैसे मिलते हैं। मैंने सब डीयू का सुना है इतना। मैं इसमें मैं बताता हूँ कि जैसे आईसीएसएसआर है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, अगर मान लीजिए कि जिनके पास जेआरएफ नहीं है, इफ समबडी हैज डोंट हैव जेआरएफ, ऐसी स्थिति में आईसीएसएसआर जो कि यूजीसी का एक आपके लिए इनिशिएटिव है, उसका काम ही है वो फेलोशिप प्रदान करता है ना। आईसीएसआर का काम क्या है, दे जस्ट प्रोवाइड फेलोशिप, बट उसमें क्या है कि साल में एक बार उसका फॉर्म आता है, जैसे नेट का फॉर्म आता है वैसे उसका फॉर्म, उसमें कोई एंट्रेंस नहीं होता, उसमें आपको अपना रिसर्च प्रपोजल डालना होता है। जैसे आईसीएसआर ने क्या किया, फेलोशिप इनवाइट किया, साल में एक बार होगा वो, एक बार वंस इन अ ईयर उसके फॉर्म्स आते हैं, जून जुलाई यही वक्त है, और वो आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगेगा। अगर उसको आपका रिसर्च प्रपोजल समझ में आ गया, अगर उसको समझ में आ गया कि भाई ठीक है, तो वो आपको फेलोशिप देगा जो इक्वल टू जेआरएफ होता है। ऐसे कई लोगों को मिलता है। ये तो एक प्रोमिनेंट मैंने बताया कि ये एक ऐसा फेलोशिप है जो वेल नोन है बिसाइड्स जेआरएफ। इसके अलावा भी जैसे और भी कई सारी संस्थाएं, लेकिन वही है कि आपका रिसर्च प्रपोजल, आपका सिनॉप्सिस, इस बेस पे वो लोग आपको देते हैं। जिनका मान लीजिए नेट है या जिनका एटलीस्ट वो पीएचडी में एनरोल्ड है, तो दे कैन, यू कैन से अप्लाई टू दिस प्लेसेस एंड दे कैन अवेल डिफरेंट काइंड ऑफ फेलोशिप।
डिपेंड्स अपॉन देयर रिसर्च एरिया कि उनका रिसर्च एरिया कैसा है। अगर अच्छा है, वाइब्रेंट है, ट्रू। तो उनको मिलता है। ठीक है। हम्म। अ, अभी आपकी एक बुक भी पब्लिश हुई, मुझे लगता है परसों आपने वुमन से रिलेटेड कुछ फेमिनिज्म पे और महिला संबंधित एक किताब, तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए, क्या बुक है और क्या उसके अंदर मटेरियल है, आपके इमोशन से जुड़ा है वो, तो थोड़ा उसके बारे में। आई थिंक वो सारी फीमेल्स के इमोशन से जुड़ा है मेरे हिसाब से। तो उसका है वॉइसेस ऑफ चेंज, वुमेन जेंडर एंड लिटरेचर इन इंडिया। बेसिकली ये बुक वो इसलिए बुक लिखी अगर गई। आपने रखा है तो वो दिखा सकते हो आप, आई थिंक मैंने आपके डेस्क पे है। आई थिंक आई हैव, अरे तो वो ना बुक मेरे पास अभी आई नहीं है, वो अच्छा। पब्लिशिंग के लिए गई है, वो एक दो दिन में आ जाएगी। तो मेरे पास अभी बुक है नहीं वो। दिस बुक इज़ अवेलेबल ऑन, एक तो ये अमेजोन पे आ चुकी है अभी तो। आई विल बी शेयरिंग द लिंक, आपको मैं दिखा दूंगी। अदरवाइज इफ यू हैव द बुक पिक्चर यू कैन शो इन द बैकग्राउंड। तो बुक का क्या है, जैसे ऑब्वियसली डेली लाइफ में व्हाट अ वुमन फील, आई थिंक दैट एक राइटिंग ही है जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई नहीं सोचना कि हमें कौन देख रहा है। हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ऐसा होता है कि अगर ऐसा होता है लड़की है तो ये अगर ज़्यादा बोल रही है तो क्यों बोल रही है ना, कि अगर ऐसा काम करे तो क्यों कर रही है। आई थिंक मैं एज अ फीमेल मैं अपने आप पे लेके चल रही हूँ या फिर एज ए फीमेल पे लेके चल रही हूँ, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस, आप मानो या ना मानो डिफरेंस है सोसाइटी में। तो ये बुक उस चीज़ को चैलेंज भी कर रही है और वो सिचुएशन भी समझा रही है कि ये चीज़ें हम फीमेल फेस कर रहे हैं। बिकॉज मैं आपको आइडिया दूंगी, आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट दैट बुक एंड रीड इट। आप तब मेरे को बताइए आपको क्या समझ आया। बट इट्स लाइक, आई थिंक ये एक इनर थॉट है मेरा। इसमें लिटरेचर वर्ड इसलिए ऐड किया गया है कि जो बहुत सारे हमारे फेमिनिस्ट राइटर्स हैं उन्होंने भी बहुत जो काम किया है वुमेन वुमेन राइटिंग के लिए वो भी उसमें एडेड है। बट आई थिंक फ्रॉम चैप्टर 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 ना उसमें आपको हर एक चीज़ ब्रीफली एक्सप्लेन की गई है कि हाँ इस वुमेन पे वुमेन के साथ ऐसा हुआ है, सोसाइटी में उसको लेके किसी किसी बात को लेके उनके साथ बुरा व्यवहार का कह लो आप, या फिर कुछ भी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब मेरी एक और बुक आ रही है, अभी मैं वो लिख रही हूँ, जैसे एनी हेस्टिंग्स की थी शायद, एनी हार्वे थी जो हम पढ़ते थे बचपन में, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो कुछ वैसे ही मैं बुक अभी लिख रही हूँ, एक और बुक लिख रही हूँ। इस जैसे ये वाली बुक है, इसमें थोड़ा शॉर्ट ग्लिम्स दिया मैंने, उसमें थोड़ा लिटरेचर पार्ट ज़्यादा मैंने ऐड किया है और थोड़ा सा अपना पार्ट। उसमें मैं एक होता है ना रॉ रियलिटी, ट्रुथ दिखाना है कि यही ऐसा हो रहा है और ये एक्चुअल इवेंट्स पे, ट्रू इवेंट्स पे आएगा। तो ऐसी हमारी बुक है। आई होप आप पहले बुक को पढ़िए, आप समझिए बुक को, फिर अपने कमेंट्स दे, रिव्यूज़ दे, फिर हम उस बुक पे और ज़्यादा बात करेंगे। बट मेरे पास आपके लिए एक और बुक है जो आपको हेल्प करेगा आपके रिसर्च के लिए, आपके रिसर्च पेपर्स के लिए, कैसे रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, कैसे हम अगर कोई हमें, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है, आप सर ने भी जैसे बताया, अगर हमें हमारे पास नेट है और हमें अगर रिसर्च पे प्रपोजल दिखाना है किसी को, किस वे से आप, व्हाट इज़ द बेस्ट टेक्निक जिससे आप रिसर्च प्रपोजल दिखा सकते हैं ताकि वो आपका एक्सेप्ट हो जाए। आई एम गोइंग टू शो यू दिस बुक, सेंस ऑफ एकेडमिक राइटिंग ये बुक है। ये एक प्रोफेसर हैं इंग्लिश के ही, गवर्नमेंट कॉलेज के, उनके साथ मैंने कोलैबोरेशन में ये बुक लिखी थी। ये ये बुक है हमारी नोशन प्रेस के साथ। ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। इसमें बहुत सी शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स दिया हुआ है, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर, हाउ टू राइट अ थीसिस, व्हाट आर द मेन एंड सिंपल पॉइंट्स यू नीड टू नो। बिकॉज क्या होता है रिसर्च थीसिस में आप जब लिखते हो, आपकी सिर्फ ऐसा होता है बिब्लियोग्राफी में, अगर आपका एक एरो भी खराब हो गया ना, आप एक कॉमा भी आपने नहीं लगाया या फिर आपने ऑथर का नेम राइट से लेफ्ट में कर दिया, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इस बुक में ग्रामर कॉन्सेप्ट भी हैं, जिसको कुछ कुछ होता है ग्रामर कॉन्सेप्ट हमारे लिए ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रूरी है। तो इस बुक में वो दोनों चीज़ें हैं। आप इस बुक को भी पढ़िए, अभी जो बुक आई है उसको भी पढ़िए। आई होप दैट आपको वो बुक अच्छी लगे, वो हेल्प भी करे फ्यूचर में। दिस इज सेंस आपकी ऑफ एकेडमिक राइटिंग। आपकी आपकी जो बुक आई है जय, अभी जो रिसेंटली आपने, आपको क्या लगता है ऐसी
चार पांच प्रॉब्लम्स आप गिना सकते हो? आपने कहा कि भाई वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम पे आपने फोकस किया, तो ऐसी कोई चार पांच कॉमन प्रॉब्लम आप बता सकते हो जो आपने बुक में डाला हो, जो आपको लगता है कि आज के टाइम पे बड़ा रेलिवेंट है? मैं सिर्फ एक पॉइंट बताऊंगी, बाकी आई वांट ये जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 82 स्टूडेंट्स, वो भी कुछ बताएं उसके लिए क्या क्या उनको लगता है एवरीडे लाइफ में कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर उनको कुछ लगता है कि उसमें हमें चेंज करना चाहिए, फिर कुछ बोलना चाहिए, वी नीड टू स्पीक अप। फर्स्ट पॉइंट तो मैं ये बोलूँगी, आई समटाइम्स वी डोंट फील सेफ इन पब्लिक, है ना। चाहे हम टीचर्स भी हैं, हम एज प्रोफेशनली भी वी डोंट फील लाइक हम इक्वली जज हो रहे हैं, है ना। कि समटाइम्स दे आर लाइक, एक अगर मैं ऐसे वो नहीं कर रही हूँ मैं, इट्स जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, there is a male professor and there is a female professor, and I have seen a principal, I was like, I need to speak about a topic they have given me. He was like, नो मैम आई विल बी स्पीकिंग, आई वाज लाइक सर आई हैव प्रिपेयर्ड, है ना। मैंने 2 दिन से इस पे एफर्ट्स लगाए हैं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, हम बोलेंगे। आप बैठिए, आप तो लड़की है, आप क्या ही बोलोगे, आपको क्या ही पता इस टॉपिक के बारे में। आई वाज लाइक इस चीज में जेंडर इक्वालिटी कहाँ से आ गई, है ना। आप ऐसे कर ले कि मतलब हम कोई कबड्डी खेल रहे हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ आप कबड्डी खेल रहे हो, फिजिकल एजुकेशन क्लास है, फिर आप बोलो कि ना चलो आप तो थक जाओगे मैम, हम इस गेम में करते हैं। जब एजुकेशन की बात आ रही है, जब माइंड की बात आ रही है, फिर भी आप हमें जज क्यों कर रहे हैं। आई वॉन्ट कि इक्वालिटी रखो, अपॉर्चुनिटी दो। अगर आपको हम कम लग रहे हैं बताइए कि मैम आप यहाँ पे गलत है, या फिर आपको किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये कौन सा मतलब होता है मैम आप तो लड़कियां समझ नहीं पाएंगी, बताओ। सिंपल टॉपिक पे भी ये एक तो ये चीज़ मैंने ये फील करा है। और आप बताइए, इस 83 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, आपको क्या लगता है। प्लीज आप बता सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा जया आप रिपीट करो तो शायद मुझे लगता है सब लोग समझ पाएंगे कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रही हूँ एज अ फीमेल या फिर एज अ मेल ऑल्सो, आपको क्या लगता है सोसाइटी में चीज़ें क्या चेंज होनी चाहिए, या फिर किस चीज़ों को चेंज होने की ज़रूरत है। हाँ भाई बताइए, आप लोग सभी लोग कितने मतलब स्कॉलर्स हैं, क्या लगता है आप लोगों को? हेलो मैम। हेलो नित्या। मैम मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी के अंदर ये कहा जाता है कि वुमेन्स को ना एम्पावरमेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे जो ट्रेडिशनल ग्रंथ जिसे हम कहते हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो नारी है वो स्वयं में सशक्त है, उसको बस अपनी शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। ट्रू, सही बोल रहे हो। पर मेन चीज ये है ना, हमें वो हमें अपॉर्चुनिटी देते नहीं, हमें चांस नहीं देते। वो क्या करना है आपको, आपको पढ़ के लिख के, या फिर आपको क्या करना है, जॉब करके आप घर पे काम कीजिए। क्यों करना है आपको, हम बैठे हैं आपके लिए, ऐसा होता है। जया आप इन चीजों को जस्टिफाई कर सकते हो? चीजें तो बहुत जस्टिफाइड करने के चलिए लिए। हम लोग मौका, हम बात, मैं भी बोलूंगा इस विषय पे, मैं भी बोलूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि और लोग बोलें, हाँ जी मैं भी प्लीज। बोलूंगा। रोशनी सिंह पाटिल कह रहे हैं कॉमन है जैसे क्वालिटी, वो अभी तक बहुत दूर है महिलाओं से। आई थिंक दैट टाइपिंग से ज़्यादा हमें बोलने पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज एज अ इंग्लिश के अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपको ज़्यादा फ्लुएंसी पे ध्यान दीजिए, बोलने पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आपको आगे हेलो बोलना ही मैम। पड़ेगा। हाँ जी, गुड इवनिंग हेमा। गुड इवनिंग मैम। जैसे भी लड़कियां जो भी कुछ भी कार्य करती है उसमें उनको एप्रिसिएशन भी नहीं मिल पाता है पूरा जो वो करती है, सबसे ये बढ़िया, भी प्रॉब्लम है। सबसे बढ़िया। जैसे आप क्या आपको एग्जांपल दीजिए। जैसे कोई भी काम करे बाहर भी करे, लड़कों से कंपैरिजन होता ही है कि लड़के इस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं अगर बाहर वर्क करते तो भी, और घर पे जो घरेलू है वो भी अगर करेंगे तो उसका भी उन्हें एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, इसका जवाब आप दीजिए। मैं लास्ट में ही बोलूंगा, मैं मुझसे मुझे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे
मैं कहीं कुछ ऐसा ना हो, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ही बोलें इसे। हाँ जी मैम, हाँ हेलो। जी हेलो। हाँ मैम, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ जी मैम, बिल्कुल फॉर श्योर। हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्किक है। वो तो है ही मैम, हाँ, बिल्कुल तो है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों में, मतलब हाँ, महिलाएं घर में रहे, काम करें, पुरुष जाकर बाहर काम करे। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, तो ये जो सोच है, ये सोच अभी तक खत्म नहीं हुआ है, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। ये कंटिन्यू है। हम्म, बस थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि हाँ, महिलाएं सशक्त है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह सशक्त है। बिल्कुल मेन बात। थैंक ये अब तो आई थिंक दैट अब जो होम मेकर का टैग दे दिया हाउसवाइफ को, बिल्कुल। है ना। एटलीस्ट ये टैग मिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये वरना हाउसवाइफ क्या करती है, हाउसवाइफ है भाई। हाउसवाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर हम आई थिंक दैट अगर हम आदमी को कहें कि आप पूरा दिन, एक दो दिन, आप सिर्फ 2 दिन लीजिए और घर संभालिए, हम बैठ के हम जाएंगे बाहर, हम देखे में नहीं घर पे, आप घर संभालिए, फिर इनकी हालत देखिए। बिल्कुल। और फिर घर की हालत देखिए, जो घर की हालत मिले फिर वो बोलेंगे हाथ जोड़ के, जी आप ही संभालो, हमारे बस की नहीं है। हमारी जो सोसाइटी है मैम, वो मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल। काफी अच्छे से किया हुआ है हम लोग के सोसाइटी में। और वो जो है मेंटेलिटी लोगों का, उस पे पूरा फोकस है कि हाँ, ये फीमेल है, ये मेल है, और उसी के हिसाब से लोगों ने बंटवारा कर दिया। लेकिन अब तो काफी आगे बढ़ चुके हैं लोग। मैम पता है, मैं बताता एक चीज़ बताती हूँ। आज मेरे ही साथ मेरे फ्रेंड की बेटी हुई है, तो हमने ऐसे बोलते हैं, हम कहते हैं ना गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, है ना, ऐसे कह रहे हैं कि अब गुप्त, तो हम कह रहे हैं अच्छा होता है, अच्छा हुआ। मैं तो बहुत खुश हुई कि मतलब मेरे सारे फ्रेंड के बेटे बेटे सबके बेटे हुए, मैं खुश थी कि लड़की तो हुई किसी घर में, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड माई फ्रेंड टोल्ड मी कि जया मुझे ना जैसे आ रहे हैं कल ही बेटी, कुछ कुछ लोग ना मेरे को आके कह रहे हैं कि ना लड़की हो गई लड़का हो जाता। आई वाज लाइक क्या, 21st सेंचुरी में आप हो, आप इस जनरेशन में हो, आप ऐसे क्यों कह रहे हो। पहली बात तो उसको बेटी हुई है, यू शुड बी हैप्पी। लक्ष्मी, मैंने सीधा बोला तेरे घर लक्ष्मी हुई है भाई, है ना। गुप्त नवरात्र में लड़की होना, वो पहला बच्चा होना, इट्स वेरी प्राउड। एंड सेकेंडली मैं ये मानती हूँ कि वो चीज किसी की, जिसका दिमाग है वैसा वो वैसा ही रहेगा। वो खुद एक फीमेल है और फीमेल का सपोर्ट नहीं करी, सबसे गलत बात तो वही है। दूसरी बात मैं ये मानती हूँ कि ये फीमेल की गलती भी है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। कोई आपको बोल रहा है आप ये नहीं कर सकते, आप बोलते हो, आप चुप हो जाते हो कि हाँ शायद सही बोल रहे हो। क्यों चुप होना है, एटलीस्ट जवाब दो। अगर कोई बोलता है कि ये जवाब बहुत देती है, हाँ मैं देती हूँ जवाब। अगर मैं जवाब नहीं तो दूंगी तो वो लोग गूंगी है, फिर वो और आपको प्रेशराइज करेंगे, फिर वो आपसे एक की जगह 4 काम करवाएंगे। आप जब तक आप अपना स्टैंड नहीं लोगे तब तक लोग आपको परेशान करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ऐसे होता है एक ऑफिस में कि एक बंदा है या फिर एक लेडी है या फिर एक मेल है एक फीमेल है, वो काम कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, एक काम हो गया, हाँ जी सर मेरे से काम हो गया, जल्दी काम कर दिया, ये तो बहुत शरीफ है, दूसरा काम करवाओ उससे। क्यों, ऐसे ही फीमेल्स के साथ है। तुम तो कुछ क्या करती हो घर में पूरा दिन, तुम तो बैठी रहती हो, तुम ना जॉब करती हो, कमाते तो हम हैं। सीधा बोलो, गिव मी अपॉर्चुनिटी, लगभग हमारी जॉब लगती है, हम कमाएंगे। क्या आप हमें भेजोगे बाहर, क्या आप चाहते हो कि मैं 9 से 5 काम कर लूँ, बच्चा आप संभाल लेना। हम ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं। जितना चुप आप रहोगे उतना ही आपको सोसाइटी प्रेशराइज करेगी और आप अंडर प्रेशर होगे। ठीक है, कुछ चीज़ों में आप नहीं उनके साथ वो कर सकते, कुछ सिचुएशंस होती है, फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, हजार चीज़ें होती हैं वुमेन की लाइफ में, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आप इक्वालिटी खुद नहीं मांगोगे तो आपको लोग ऐसे ही अनइक्वल ट्रीट करेंगे। चाहे वो आपकी बॉडी शेमिंग हो, चाहे आपका कुछ भी, मैं कहती हूँ कुछ भी, किसी भी चीज़ को आप लगा लो। आई डोंट वांट टू गो इन डीपर इनटू दिस थिंग, बट ये एक नॉर्मल एक चीज़ है समझाने की। अगर खुद को इक्वल मानोगे तभी दूसरा आपको इक्वल मानेगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर आप खुद सोचोगे हाँ मैं तो कुछ कर नहीं सकती, तो आपको लोग यही ट्रीट करेंगे, कुछ नहीं कर सकती, इसको करो परेशान। मेन थिंग, शायद इमोशन से तय करके। वो अभी रिसेंटली एक मूवी आई ना मिसेज, उसका पूरा रिफ्लेक्शन दिखता है आज वाली टॉपिक पे। ट्रू ट्रू, somehow you can say that, हाँ, बिकॉज ये ट्रू है, ऐसा ही हो रहा है। सर आप भी कुछ बोलना चाहेंगे।
मुझे मतलब ऐसी स्थिति है कि मेल शुड बी रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी। व्हाट यू डोंट थिंक? नो। मेल मैंने शुड, गर्ल्स, डू यू थिंक दैट मेल शुड बी रिमूव फ्रॉम द सोसाइटी? नहीं यस या नो? नहीं, नो नो मैम। मेरा हाँ जी, हाँ जी। मेरा ऐसा मानना है कि सभी के लिए, देखो पहले की बात तो अलग थी, लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करें तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, सब लोग आगे निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाकी जो स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट है वो तो देखिए थोड़ा बहुत है, उसको जाने में तो समय लगेगा, लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं, आपने भी पीएचडी की, अब आप प्रोफेसर बनोगे, जितने इस क्लास में ज्यादातर तो लेडीज ही। तो अगर आपके घर वाले आपको कोऑपरेट नहीं करते तो आप यहाँ तक आ पाते? व्हाट आई मीन टू से कि हमें सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट और आई एम नॉट फेवरिंग पैट्रियार्की, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अपने फैमिली को भी साथ के साथ लेके चलना है। क्योंकि आज के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि हमारे अंदर इतना विरोधाभास आ जा रहा है, इतना ज्यादा मतलब हम लोग अग्रेशन और यू नो इन चीजों में आ जा रहे हैं कि फैमिली, हमारी जो फैमिली का जो आइडिया है इंडिया में, अब वही खत्म हो रहा है धीरे धीरे। क्योंकि आपस में अगर घर में अगर एक पुरुष एक महिला है तो उसको हमेशा ये एक कॉम्प्लेक्सिटी रहता है, क्योंकि उसके मन में है कि भाई ये मुझे सप्रेस करेगा या ये मुझे सप्रेस कर रहा है, तो इसमें अब फैमिली नहीं बन पाता। तो आजकल ऐसे भी चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो समय के साथ चीजें वैसे ठीक हुई हैं, हो भी रही हैं, बट हमें फैमिली का जो हमारा आइडिया है वो तभी होता है, फैमिली का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, जहाँ पे लड़का भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, लड़की भी, तभी तो एक फैमिली बनता है ना, सबके कॉम्प्रोमाइज करने से बनता है। कोई एक कॉम्प्रोमाइज करेगा सामने तो नहीं बनता। तो इसलिए, और सोसाइटी में तो देखिए मेल एंड फीमेल बोथ आर रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि किसी एक के होने से चीजें चलती हैं, ऑब्वियसली। सही। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, और ऑब्वियसली बात है, आप जैसे लोग, अब आप भी इतना मतलब कि एक हम कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी लेडी हो, आपने इतना कुछ लिखा है, अभी भी लिख रहे हो, तो आप लोगों की वजह से और भी हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस आ रहा है सोसाइटी में, जो और भी मतलब हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं वो काफी अवेयर हो रहे हैं कि भाई आगे कैसे क्या करना है। तो इवन यू आर डूइंग अप्रिशिएबल जॉब दिस डेज। थैंक यू सर। और एक हाँ जी सर। नहीं, बताएं बताएं। एक उपो विश्वकर्मा ने लिखा है, ये सब बस कदम बढ़ाने की जरूरत है सर, अपनी बात पे अड़े रहना है, फिर फैमिली भी साथ देती है। आई ऑल्सो फील दिस। हाँ, आई थिंक दिस इज ट्रू बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, हम पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या फिर हम कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। मैंने एक चीज देखी थी, ओजा सर ने बोला था या फिर आई थिंक शायद ओजा सर ने बोला था, एक कमेंट उन्होंने किया था कि कोई लड़की अगर यूपीएससी के लिए बाहर जा रही है, दिल्ली जा रही है, वो गांव से है, तो वो बाहर जा रही है, अगर वो 2 साल बाहर दिल्ली रह रही है ना, अगर उसका यूपीएससी मान लो क्लियर हो या चाहे ना हो, बट वो उन 2 सालों में वो इतना कुछ सीख जाएगी अपनी पूरी लाइफ के लिए, वो बहुत कुछ मेमोरीज कलेक्ट कर लेगी और वो बहुत कुछ समझ जाएगी, सीख जाएगी, जो उसको वो गांव में वो चीज़ नहीं मिलेगी, है ना। आई थिंक दैट तभी वुमेन, एक बात बताओ, अगर मैं तो ये मानती हूँ, अगर आप एक शेर को भी एक पिंजरे में हमेशा के लिए बंद रखोगे ना, तो ना उसको अगर आप जब बाहर निकालोगे तो एक नॉर्मल, कहते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स भी उसको खा जाएंगे। वैसे ही वुमेन को बाहर निकलना उतना ही ज़रूरी है, एजुकेशन इतनी ही ज़रूरी है फीमेल का, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे सारी फीमेल है एंड इट इज़ वेरी गुड। आप पढ़ो, एम्पावर हो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, तभी आप एक इक्वल स्तर पे पहुंच पाओगे सर। आई फील लाइक कि आप चाहे कितने भी, अगर आपका, कहते हैं कुछ, मैं कहती हूँ कुछ बहुत अच्छे मेल्स हैं, बहुत अच्छे, मेरे फादर भी हैं और बहुत मेल्स हैं जो अप्रिशिएट करते हैं अपनी वाइफ्स को, अपनी सिस्टर्स को, कि नहीं तुम्हें बाहर पढ़ना चाहिए। मुझे मेरे सबने कहा था कि नहीं, क्यों भेजना लड़की को बाहर, साल तो पढ़ सकती है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, चंडीगढ़ क्यों भेजना है। भाई को सिम्बोसिस भेजा, तूने भेजा, इसको नहीं भेजो। पापा वाज लाइक नहीं मैं भेजूंगा, मेरी बेटी को मुझे पढ़ाना है। ऐसे भी लोगों की मेंटेलिटी होती है। कुछ मेंटेलिटी लोगों की ये भी होती है कि बाहर जाएगी, 10,000 रुपये हर मंथ देना पड़ेगा और खर्चे, फलाना खर्चे, शादी भी करानी है, तो क्या ही करना है, पढ़ा दो। हर टाइप का मेल, हर टाइप का पर्सन होता है, कुछ फीमेल्स भी होती है, मदर्स भी होती है, क्या क्यों भेजना है। बट वही बात है, आपको ये, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पति से जाके लड़ जाओ, अब तो मैं वो बनूंगी, अब तो मुझे मुझे जॉब करनी है बाहर, अब मुझे जाने दो, ऐसे नहीं करना किसी को भी।
बट ये है, अपने हक के लिए लड़ना सीखिए। आपको जो पॉजिटिव काम के लिए पढ़ना है, पढ़ाई के लिए आपको कोई भी, अगर आपको कोई टोकता है, कोई परेशान कर रहा है, आपको टाइम नहीं मिल रहा, पढ़िए। मेरी खुद की बुआ जी हैं, उन्होंने, उनके बच्चे अभी, बड़ी बेटी उनकी 11th में है सर, उनकी छोटी बेटी, उनका छोटा बेटा 10th में है। उन्होंने नेट किया, 5वीं बार में उनका नेट क्लियर हुआ। 5 साल से वो लगे हुए थे, आई थिंक 5 साल से। उन्होंने अब HPSC दिया है, अभी जो आया है अब दिया है। उसके बाद सोचो, लास्ट के 10 days में ऐसे हो गया था कि जया मेरा सिलेबस रह गया, मुझे पढ़ना है। आई वॉज लाइक बुआ जी, या तो हम आप ना कहीं PG ले लो 10 days के लिए, घर को भूल जाओ। 10 दिन में कोई बच्चे इधर उधर नहीं हो जाएंगे, 10 दिन में कुछ खाना भी मिल सकता है उनको। आपको अपनी पढ़ाई के लिए, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, और उसके लिए कोई शर्म नहीं है। गलत काम के लिए अगर आप टाइम मांग रहे हो कि हाँ मुझे XYZ जो भी है, आपको इंटरनली पता है मैं क्या सही कर रही हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए अच्छा है। पॉजिटिव काम के लिए अगर आप बढ़ोगे, आज आपको लोग टॉन्ट्स मार रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि पूरा दिन फोन में लगी रहती है, पढ़ती नहीं, पढ़ती है मुझे नहीं कर रही है, टाइम लगेगा। जब आपका नेट क्लियर होएगा, आप जब आपको दिखेगा ना सर्टिफिकेट, जब आप दिखाओगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हाँ आप कहते हैं ना मैं फोन चला रही हूँ, तब वो सारे बोलेंगे देखो मेरी वाइफ है ये, मेरी वाइफ ने इस एज में आकर नेट क्लियर करा है, मेरी बहन ने इस एज में आकर, फिर मेरी बहन ने नेट क्लियर करा है। वो जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग इतनी प्राउड मोमेंट होता है लाइफ का, सबसे प्राउड मोमेंट। क्योंकि सबको कहना है, सबको चाहता, सब हर कोई चाहता है कि मेरी वाइफ ने सिर्फ रोटियां बनाए, क्या क्या फोन में लगी रहती है, पढ़े कुछ काम करे। चाहे हमको पता है इंटरनली कि हम पढ़ रहे हैं या फिर हम ध्यान दे रहे हैं, बट नहीं, उनको लगता है हम कुछ ना कुछ XYZ शॉपिंग वगैरह करें। नहीं, एक बार जिस दिन आपके हाथ में नेट का सर्टिफिकेट आ गया है, फिर कोई भी क्वालिफिकेशन जो आपको आगे कुछ जॉब दिलवाएगी या फिर कुछ भी, उसके बाद आपने, एक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आई फील लाइक, है ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्यों है? अगर हम भी कुछ नहीं कर रहे होते आज, कॉन्फिडेंस किस बात का है? क्योंकि हमें लोग, सोसाइटी हमें उठने ही नहीं देगी। लास्ट आई ओनली फील लाइक, आपके मेकअप्स को, मैं पर्सनल जा रही हूँ, बट मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही, इट्स योर पर्सनल, देयर पर्सनल चॉइस। आपके मेकअप को, आपके फैशन को, हमारी फील्ड में कोई नहीं देखता। अगर मेरे जैसे मान लो, मेरी खुद की प्रोफेसर थी, एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, शी उस, हम उनके ना सोचते हैं रोज, उनके ना बैग, रोज गुच्ची के नए बैग आ रहे हैं उनके पास, है ना, रोज नए हेयर स्टाइल, रोज उनकी नए नेल्स, है ना, सोचते कि वाओ। हमें 1 महीने तक अच्छा लगा कि ना कितनी अच्छी फैशनेबल टीचर है, पढ़ाने पे आती है कुछ पढ़ाती नहीं है। शी इज लाइक, आप ना एक चैप्टर पढ़ाया, रीड कर लो चलो। एक टीचर दूसरी साइड पे, आई रिमेम्बर जो सब्जेक्ट ऑल्सो, SCP, हरियाणा एंड कल्चर ऑफ पंजाब का चैप्टर होता था हमारे पास। वो टीचर गुथ बना के आती थी, चोटी करके, सर बालों में ऐसे ना तेल लगा के गुथ करके आती थी। उनका पढ़ाना 2 मिनट के लिए भी मैं ऐसा नहीं लगा कि आँख इधर से उधर चली जाए। क्यों? क्योंकि हमें एक रिसर्चर बनना है, हमें टीचर बनना है। ये चीज़ ऐसी है, अगर हम दिल से, क्योंकि हम दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, तभी हम दिल से पढ़ा पाएंगे। आप इस चीज़ में घुसिए, एक, बस मैं कह रही हूँ, एक बार शिद्दत से अपने आप को 6 महीने दे दीजिए। आप देखना आपकी किस्मत कहाँ से कहाँ आपको ले जाएगी। और फिर आप जो आपको करना है, घूमना फिरना है, जो आपको करना है आप कीजिए। बट ये 6 months आप दे दीजिए, फिर सी द चेंज इन योर लाइफ। यू विल फील प्राउड अबाउट योर सेल्फ। अभी भी आप प्राउड हो, ऑल आर ब्यूटिफुल, यू ऑल आर कॉन्फिडेंट। बट एक हमें ना एक टैग चाहिए अपनी लाइफ में कि हमने ये किया। उस चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है। तो आप करिए। फिर फिर एक अंदर से मोटिवेशन आती है मुझे ना अपने यूथ में। मैं पर्सनल जा रही हूँ इसमें, मेरे को ऐसा पर्सनल एक लग रहा है कि फैमिली वाली बात ना होती है कि अपनापन सा लग रहा है, तो वो लगता है मैं ज्यादा बोल रही हूँ। फिर आप भी बोलिए। ऐसे बोलती रहूंगी। नहीं, आप बहुत अच्छी बात बता रहे हो जय, क्योंकि आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लाइफ में सक्सेस होना इज लाइक वेरी मच इम्पोर्टेंट। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल। समय के साथ सब लोग हमारे लाइफ से निकल जाते हैं, बट जो आपने एजुकेशन लिया है या जो आपके अचीवमेंट है बस वही आपके साथ रहते हैं।
एक समय होता है जब फैमिली हमारे साथ है, पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमारे फ्रेंड, बट समय के साथ आप देखोगे कि लोग निकलते चले जाते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। अल्टीमेटली जो आपके साथ रहता है ना, जो आपको स्ट्रेंथन करता है, आपको एम्पावर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अचीवमेंट, आपका एडुकेशन, आपका सक्सेस, वही आपके मरते मतलब टिल लास्ट ब्रेथ वो रहेगा। उसके अलावा कोई भी आपके साथ नहीं रहता है। कई लोग समय के साथ साथ भी छोड़ देते हैं। एक सही समय है। बाद मैं कई बार ये भी कहता हूँ गाइस कि एक समय बाद आपके पेरेंट्स को भी लगेगा कि यार मतलब कि कब तक, कब तक हम इनको पेरेंट्स को भी खिलाएंगे। लगता है कि कब तक, वहां भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है। हाँ तो ऐसे में 100%। आज का समय ऐसा हो गया, आज का समय ऐसा ही है, आज का समय ऐसा ही है कि एक समय बाद आपके पेरेंट्स को भी लगेगा कि टिल टिल व्हेन, कब तक। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम समय के साथ अपने टाइम को यूटिलाइज करें और कुछ ना कुछ अचीव करें, हमारा गोल क्लियर हो। हमारे इस क्लास में जितने लोग हैं हम सभी लोग यूजीसी नेट के एस्पिरेंट है, तो हमारा गोल तो जेआरएफ पाना है, नेट पाना है, आगे पीएचडी करना, प्रोफेसर बनना ही है। तो इस गोल को हम कैसे अचीव करें, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए और इसकी भरपूर चिंता करनी चाहिए। एक होता है चिंता करना, एक होता है भरपूर चिंता का मतलब है कि मतलब एट एनी कॉस्ट, है ना, बाई हुक और बाई क्रूक, मुझे ये अचीव करना है, मतलब करना है, क्योंकि इसके इसके अलावा कुछ है ही नहीं लाइफ में। हाँ यही सोचिए, आपकी फैमिली को कहीं नहीं जाएगी। अगर आप 6 महीने बाद ही फैमिली को मिलोगे, वो वहीं पे ही आपकी फैमिली आपको प्राउड फील करेगी। बट अगर आप 6 महीने तक अगर आप सोचोगे कि नहीं यार मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा बहुत, हाँ मिस हो गया वगैरह वगैरह। आई हैव सीन सर पीपल, मैंने मैंने आई स्वेयर मैंने बुआ जी को देखा है, उनके बच्चे इतने बड़े बच्चे हो चुके हैं, फिर भी शी इज इतना डिटरमाइंड है वो लेडी, इतनी ज़्यादा मतलब मन लगा के पढ़ाई होती थी उनका। घर में काम सबके होते हैं, तीनों टाइम की रोटी सबको बनानी होती है, सोचती थी वो घर में कोई हेल्प नहीं कर रहा है। बच्चे अपना ट्यूशन जा रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। बड़े बड़े भी ऐसे होते हैं, क्या करना पड़ के इतनी बड़ी हो गई, पता नहीं कड़ी जॉब ढूंढ लेंगे, हमारे हरियाणा में बोलते हैं। ऑब्वियसली लेडीज को तो यही बोलते हैं कि मतलब क्या ही करना पड़ के, इतना अब तो इतने बड़े बच्चे बच्चे हो गए, अब क्यों पढ़ना है। भाई उस लेडी ने प्रूव करा, पहला अटेम्प्ट हुआ क्लियर नहीं हुआ, बोला क्या करेगी छोड़ दे। दूसरा अटेम्प्ट हुआ क्लियर नहीं हुआ, तीसरे अटेम्प्ट में 0.1 से रह गई। कितना बड़ा एक होता है ना मोटिवेशन, बंदा कितना कब तक कहता है ना बंदा कब तक पढ़ाई करे। फोर्थ टाइम में उनका नेट क्लियर हुआ। सोचो, जब उनका नेट क्लियर हुआ फिर हम क्या पहले क्या बोलते हैं, क्या करेगी पढ़ के इतना टाइम। जब उनका नेट क्लियर हुआ, हमारी बहू, मेरी मेरी वाइफ, मेरी बहू। क्यों? क्योंकि उनको दिख गया अब ये तो नेट क्लियर हो गया, अब ये आगे मतलब सबके आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, बट उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए। ऑब्वियसली हमारे बच्चों, मैं ये भी मानती हूँ सर, हमारे बच्चे भी छोड़ देंगे एक टाइम पे हमें। बच्चे बोलेंगे मम्मा क्या करते हो। मैंने देखा है बच्चों को मम्मा बोलते, मम्मा से क्या होता है, पैसे देना, कुछ भी बात बोल देंगे, मम्मा आपको तो पता ही नहीं है कुछ भी, मम्मा आपको तो आप ये नहीं करते, आपको नहीं। हर कोई छोड़, सर वाली बात है, आपको हर कोई छोड़ देगा। सिर्फ ये किताबें हैं आपको जो कभी नहीं छोड़ेंगी। सबसे बड़ी बात ये ना आपसे शिकायत करती हैं, ये ना आपकी चुगलियां करती हैं, ये ना आपको कोई गलत बोलती है, ये सिर्फ ये कहती है अगर आप मेरे से शिद्दत से थोड़ा टाइम मेरे पे इन्वेस्ट करोगे, मैं आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा दूंगा। और सबसे बड़ी बात, एक टीचिंग ही ऐसी प्रोफेशन है सर, मैं जैसे मेरे पेरेंट्स तो खुद पापा, मेरे पापा प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, वही आपको इज्जत देगा, वो वाली इज्जत जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। सर अगर मुझे आज 10 साल बाद भी अगर मुझे कहीं पे मिल गए ना, तो मैं ऐसे नहीं, ये इन सर से मैं पढ़ी थी, और इनके लिए मुझे मुझे पॉजिटिविटी आएगी, कभी कोई नेगेटिव चीज आएगी नहीं। हर प्रोफेशन में कुछ ना कुछ सर, आई थिंक दैट ऐसा होता है ना कि नहीं मैंने उससे बात नहीं करनी, इसने मुझे परेशान करा था, चाहे मैनेजर हो कुछ भी। पर टीचिंग एक ऐसी होती है, अगर आप अच्छे टीचर हो राहुल सर जैसे, हमेशा रहेगा कि यार एक वो टीचर थे, उनकी वजह से मेरा ये क्लियर हुआ। तो मैं यही चाहती हूँ अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो प्लीज़ अपना टाइम इन्वेस्ट करें। आप पॉजिटिविटी भगवान जी का नाम लेके, सिर्फ 6 मंथ मांग रहे हैं हम आपसे, 6 मंथ दीजिए, फिर आपकी लाइफ देखिए। और हम सबसे बड़ी बात, हम खुश हैं, है ना सर। ऐसा मैंने देखा है ना कि कोई भी प्रोफेशन में क्या होता है कि कोई हमसे ऊपर जाए, है ना, हम ना जलस होते हैं। टीचिंग एक ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेट क्लियर करे। हम कितना चाहते हैं, सोचो हम अपनी जान लगा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्लीज पढ़ लो प्लीज पढ़ लो, हम डांट रहे हैं उनको, सुना रहे हैं। क्यों? हमारी लाइफ तो बन के उनकी लाइफ बन जाए। बस आपके पास 6 मंथ, यही बोलूँगी आपके पास यही टाइम है, बारी बार लाइफ चांस नहीं देगी, यही टाइम है, यही चांस है। इस चांस को अगर आपने ग्रैप्स कर लिया तो लाइफ अच्छी है, वरना तो
पता ही है, हाउस मेकर रहना ही है या फिर जो भी करना है आगे। बट मैं इतना और नहीं बोलूँगी, आपको कुछ बोलना है, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। अगर किन्हीं को कुछ कहना है या कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज कोई भी, इफ एनीबडी वांट टू से समथिंग और कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, तो आप प्लीज फील फ्री टू स्पीक। इसमें एक चीज इसमें एक चीज क्या है कि जैसे भी जया ने कहा कि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, मैं डे वन से ये कोशिश करता हूँ कि हमको कहीं ना कहीं कोऑपरेशन मिले। अभी जया मुझे लगता है 2021 में मेरे साथ जुड़ी थी, आज 4 साल हो गया। अब तो इनकी पीएचडी वगैरह भी हो गई। जब जुड़ी थी उस टाइम पे शी वाज इन मास्टर्स हाँ एंड जी। शी वाज परसुइंग एमए, तो उस टाइम से है, अभी भी है। और एक फैमिली की तरह हम रहते हैं। अभी भी मुझे लगता है जया की पीएचडी हो रही थी तो मुझे लगता है कि मैं और जया रात को कम से कम 2-3 दिन ऐसा हुआ कि हम लोग करीब 2-3 बजे तक इनकी थीसिस पे काम कर रहे थे। बिल्कुल तो ये मेरे साथ फोन कॉल पे होती थी और इनके सुपरवाइजर ने इनको मतलब दे दिया था कि भाई अगर आपको सबमिट करना है तो करो, नहीं तो फिर आगे मतलब प्रॉब्लम होती बहुत। तो ये बहुत परेशान भी थी। तो करीब 2-3 दिन हम लोग रात में 2-3 बजे तक आपस में फोन कॉल पे कि ऐसे एडिट करना है, यहाँ फुल स्टॉप लगाना है, यहाँ कॉमा लगाना है, ऐसे साइटेशन होना है। फिर भी इनको डर लग रहा था कि सर मुझे एक्सेप्ट, मतलब मेरी थीसिस एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि जो मेरी सुपरवाइजर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, माहौल अच्छा नहीं बहुत। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है ना, ये मैं चाहता हूँ कि ये फैमिली की तरह रहे। हम प्रिपरेशन भी करें, आपस में इंटरेक्शन भी हो, किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो आपस में मतलब मदद भी हो, है ना, मतलब इस तरह की मदद। तो ये बहुत जरूरी है और आपको इंटरेक्शन करना है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पूरी आजादी है अपनी अपनी बात को रखने का। यहाँ पे आप 1 घंटे जब क्लास में आते हो, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। आज तो चलिए हमारा सेशन था तो हमने बहुत सारी बातें की, बट आपको भी क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप क्लास में आए, 1 घंटे सुने और फिर चले गए, फिर दूसरे दिन आए एक सैडिस्ट की तरह की आए सुने, ऐसा नहीं। यू नीड टू इंटरेक्ट, यू नीड टू स्पीक। आपको, आप जब बोलिएगा, इंटरेक्ट करिएगा, तभी तो हमारा एक रिलेशनशिप डेवलप होगा। आगे चल के हम लोग क्या और बेहतर कर सकते हैं उसकी चिंता हम लोग करेंगे। ये बहुत जरूरी है ना। इससे आपको भी अच्छा फील होगा कि हम, हमारे पास कम से कम इतने लोग तो है ना जो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अभी हरियाणा, जया मैम हरियाणा से हैं, मैं मान लीजिए दिल्ली रहता हूँ, वैसे झारखंड से हूँ, कोई बिहार से है, कोई, तो पूरा भारत है इस क्लास में। अभी इस क्लास में पूरा भारत है। कोई अभी रिजवाना मैम हैदराबाद से हैं, ठीक, अभी तमिलनाडु से भी हमारे साथ, कश्मीर से 2-3 लोग हैं, है ना, वेस्ट बंगाल से हैं। तो पूरा भारत है इस क्लास में। अगर आप देखिएगा तो एक मिनी इंडिया का कॉन्सेप्ट है इस क्लास में। तो इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करें, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। हमें यूटिलाइजेशन, मेरा कभी ये सेंस नहीं रहता। अभी नित्या मैम राजस्थान से, मेरा कभी ये नहीं रहता कि भाई किसी का, कि आपस में हम लोग कनेक्ट होके किसी का कुछ ऐसा। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम लोग आपस में एक दूसरे को जाने, समझें, पहचाने, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करें और एक दूसरे की मदद करें। एक दूसरे को ये फील कराएं कि हम सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की मदद हो रही है। हमेशा ध्यान रखना है इस प्लेटफॉर्म पे निर्जीव होके आपको, मतलब एक होता है ना कि एकदम शांति से आना है, सुनना है, फिर ऐसा मत करिए। यहाँ पे अपने बातों को जरूर रखा करें। और जया तो खैर बहुत पूरा ये आपको बता ही रही है बहुत अच्छे से। तो ऐसा ही है हमारा रिलेशन। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के साथ हमारा एक रिलेशन बना रहे लाइफ टाइम। बहुतों के साथ नहीं हो पाता, कई लोग आगे चलते, लेकिन ऐसी कोशिश हमारी रहती है कि हमारी बातचीत, हम कांटेक्ट में रहें, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का सेशन बहुत अच्छा था। जया मैम ने भी अपना टाइम निकाला और आगे भी जया आप आते रहिए सेशन में जब भी आपको टाइम मिले। तो कुछ बुक्स वगैरह भी आप लिखते हो तो कैसे हमें लिखना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ लिखें, अपनी एक पहचान हो, पब्लिकेशन हो राइटिंग वगैरह में। तो उसका आइडिया भी आप शेयर करते रहोगे हमारे साथ और रिसर्च से रिलेटेड बातें भी आप बताएंगे। तो बहुत मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप आए, आपने अपनी बातों को रखा। और किन्हीं को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को कंक्लूड करते हैं। स्मॉल वोट ऑफ थैंक्स जया मैम एंड राहुल सर, यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सर। क्या होता है कि इतनी लंबी जर्नी होती है, हम लोग ना एक मोटिवेशन की कमी आ जाती है, तो हर वीकेंड आप ऐसे सेशंस लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सच में।
Thank you so much, Jaya ma'am. You have given us valuable information regarding your research work and everything, whatever we need. And we also need you further information regarding our work. If we Anytime. have your help, we need your cooperation. Anytime, ma'am. Anytime. Every time. Thank you so Always much, be ma'am. हेलो available. May God bless you. Thank you so All the much. best. Thank you, ma'am. हेलो Hello. हेलो हाँ मैम नमस्कार। Namaste. मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बोल रहा हूँ मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है, ये कैसे मुझे पता चलेगा सर? थोड़ा सा बता दीजिए। मैम शोध थैंक यू। गंगा एक वेबसाइट है। हाय सोनोनीता मैम। मैम शोध गंगा एक वेबसाइट है, आप उस पर जाइए। आपका जो टॉपिक है ना, उस आप उस टॉपिक को उस पर लिखिए। आपको जितने बच्चों ने जितने भी ईयर में कितनी बुक्स उस पर पब्लिश हुई, कितनी थीसिस हैं, आपको सारी दिख जाएंगी। अगर मैं अभी मेरा टॉपिक था आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी, तो मैंने उस पर लिखा, उस पर 20 थीसिस हैं, 50 हैं, 100 हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये एक शॉर्ट वे है आपको देखने का, और एक है शोध गंगोत्री भी है, आई थिंक। ये दो है, आप इस पे जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, और आपको अपने वर्क के लिए भी आपको पता चलेगा कि इस वर्क पे और कैसे कैसे लोगों ने काम किया हुआ है। ओके मैम, ओके, हाँ थैंक यू सो जी, मच। वेलकम मैम। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम एक थोड़ा क्वेश्चन था, वो परेशान करता है अधिकतर लोगों के मुंह से कि जो मेल और फीमेल हैं उसमें अभी भी डिसिमिलरिटीज रहती हैं। मतलब अभी भी लोग है ना मेल को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। जैसे बोलते हैं कि वंश आगे कैसे बढ़ेगा, वो चीज़ जब कोई बोलता है तो उसको कैसे अपन बोल सकते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है। वो चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मंथ आगे बढ़ेगा इन द सेंस। मतलब जैसे कि बोलते हैं कि फैमिली में जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी, मतलब उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, तो बोलते हैं कि बच्चा होना चाहिए, मतलब बच्ची को प्राथमिकता नहीं देते हैं। अच्छा, लड़का होना चाहिए, यू वांट टू से हाँ दैट? हाँ हाँ हाँ। इस पे पहले तो राहुल सर व्यूज देंगे, फिर मैं व्यूज देती हूँ। सर आप क्या कहोगे इस बारे में? मैं आज कुछ बोलना ही नहीं चाहता, मुझे चुप रहने दीजिए। जब अच्छा होगा आप ही बताइए, मैं कुछ। ओके, सबसे बड़ी बात, जैसे आप एज अ, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत ही एक सीरियस क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्टली सर, सबसे बड़ी बात ये है, एज अ मेल ऑफ द फैमिली, आपको ही कोई कहेगा कि लड़की हो जाती तो, सॉरी लड़का हो जाता तो कितना अच्छा होता। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इन द सेंस इतनी हिम्मत होनी चाहिए कहने की, मेरी बेटी है, मैं पढ़ाऊंगा और मैं खुश हूँ। अगर आप ही बोल दो ऐसे मुंह लटका के कि हाँ आप सही बोल रहे हो, तो उसको तो मौका मिल गया, है ना, उस चीज पे और दो तीन कमेंट पास करने का। पहली बात आप खुद ये बोलिए कि क्या लड़का, अगर मेरा लड़का हो जाता, मान लो, ठीक है, क्या वो है कि वो लड़का ही मेरी लाइफ, मेरी फैमिली को ग्रोथ देगा? क्यों लड़की ग्रोथ नहीं दे सकती? क्यों लड़की हेल्प नहीं कर सकती हमारे पेरेंट्स की? एक बात बताओ, जब एक बच्चा, एक पेरेंट है, अपने बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, इंडिपेंडेंटली पाल रहा है, दोनों को इक्वल तरीके से पाल रहा है। ऐसे तो है नहीं कि अगर लड़के को दो रोटियां खिला रहा है, लड़की को एक रोटी खिलाएगा, ऐसे तो हम करते नहीं है। जब दोनों इक्वल रोटी खा रहे हैं, दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, तो हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं? सबसे बड़ी बात, पहली बात, जिसकी जैसे सोच होगा वो वैसे ही बोलेगा। बट अपने अंदर आप इतनी हिम्मत रखिए, मेरा बच्चा मुझे मुझे प्यारा है जिन्हें सबसे ज्यादा। आप अपना मुंह बंद रखिए, आप अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, समझ रहे हो? और बेटी होना ही बहुत बड़ी बात है, और इंसान, और अच्छे लोगों के घर लड़की पैदा होती है, बुरे लोगों के घर लड़की पैदा नहीं होती है, सीधी बात है। हिम्मत रखिए बोलने की, डरने की कोई जरूरत नहीं किसी से। मेरी बच्ची, तुम्हें क्या मतलब, सीधा बोलो। डर नहीं, मैं तो कहती हूँ डरो ही मत लड़की को। मैं तो कहती हूँ कोई ऐसे बोले ना, आप उसको पूरा आराम से बिठा लो,
सर आप ना 2 मिनट वार्तालाप करते हैं चाय लेके, उसको बिठाइए, समझाइए, ना समझे तो फिर एक ऐसा पॉइंट मार दीजिए कि वो हमेशा के लिए चुप हो जाए। क्योंकि अगर पता है हम इन्हीं लोगों को हम देते हैं, ऐसे कहते हैं ना भाव देते हैं उनको कि हाँ, नहीं, 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 फिर वो दूसरे बंदे को ही कहेगा। क्यों भाई? ये गलती वही बात है ना, गलती हमारी है। हम ऐसे लोगों को वो करते हैं कि हाँ, हाँ, आप सही हो, सही हो। क्यों सही हो? जो चीज़ गलत है उस पे अड़े रहना है, जो चीज़ सही है उस पे भी अड़े रहना है। ऐसे बनो। और कोई वो गलत चीज़ है, मैं कहती हूँ गलत क्या, बहुत अच्छी बात है। बट मैं तो मैरिड नहीं हूँ लेकिन मेरी फ्यूचर के लिए जो बता रही हूँ मैं आपको, मेरी फ्यूचर के लिए सिस्टर मैं है सबसे पूछता तू। मेरी सिस्टर है वो ये सोचती हैं कि हाँ एक लड़का होना चाहिए तो जिससे है ना एक वंश आगे बढ़ेगा, तो वो चीज़ मेरे को गलत लगती है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए उन्हें। मतलब डिसिमिलरिटी क्यों रख रहे हो? जब लड़का है लड़की है, दोनों बराबर रखनी चाहिए। और वो खुद एक लड़की होकर ऐसी चीज़ें सोचती हैं, वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती। तो उसलिए मैं सोचता हूँ कि उनको क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके मन में ये चीज़ ना आए कि ना एक लड़का होना ज़्यादा प्राथमिकता दें, वो चीज़ उनके मन में ना आए। बुरे लोगों के अंदर एक बात बताओ, जो बुरा इंसान है जिसके दिमाग में गलत सोच है वो तो गलत बोलेगा ही। ठीक है, वो आपके अंदर है, आप उसे कैसे जवाब देते हो? अगर आपके अंदर जवाब देने की है कैपेबिलिटी, अच्छा जवाब दो, वो कुछ बोलेगा ही नहीं। अगर नहीं, सबसे बड़ी बात, आप किसी की सोच नहीं बदल सकते। आप अपनी सोच बदलिए। आप ऐसे बोलिए कि मैं तो चाहता हूँ कि जी मेरे तो लड़की ही हो। मैं तो कहता हूँ मेरे जितने बच्चे हो लड़की ही हो। वो बंदा खुश और मान जाएगी, भैया से बात क्यों बोल रहा है ये। बोला आप जैसे लोगों की वजह से ही इतनी बुरी सिचुएशन है। और एक बात बताओ, लड़का हो के आप कर क्या लोगे? कल का लड़का खराब निकल गया तो आपको कल को घर से बाहर निकाल दिया उस लड़के ने, फिर कहाँ जाओगे? बोले इन चीजों को सोच के हाथ जुड़वा लो जी। ऐसे मत सोच करो कि कल को आपकी लड़कियां बैठ जाए, आपके घर में लड़कियां हो जाए, फिर आप कहाँ मुंह दिखाओगे अगर आप किसी और की लड़की के बारे में ऐसे बोल रहे हो तो। हाँ, तो यही यही बोलना चाहिए आई गेस। जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम सर। शंकर बेदिया सर, आपको कुछ कहना है सर? नहीं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं शंकर जी, शंकर जी कुछ कहना। शंकर, यू वांट टू स्पीक समथिंग? यू मे स्पीक। चलिए, तो मुझे लगता है आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ। मैं इस चीज़ को कंक्लूड फिर से यही कह के करूँगा, क्योंकि मैं बड़ा मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी पे विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। इगैलिटेरियन मतलब है सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। और मुझे लगता है कि चीज़ें काफ़ी अच्छी हुई हैं समय के साथ। बट ये है कि हमें ध्यान रखना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है। हम लोग वेस्ट वेस्ट से काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंस्ड हैं। बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हैं। वेस्ट के कल्चर और वेस्ट के जो भी एथिक्स वगैरह हैं। तो इंडिया में बहुत सारी हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं। भारत में जो लोग रहते हैं ना, बड़े भावुक लोग हैं हम लोग, बड़े भावनात्मक लोग हैं हम। बहुत प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि हम बड़े प्रैक्टिकल हैं, बट प्रैक्टिकल हो नहीं सकते। मैं क्लास में आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ। मुझे जया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूँ जया के बारे में। तो भारत के लोग ऐसे हैं, थोड़े भावनात्मक हैं। तो हम विद्रोही हो सकते हैं, हमारे अंदर एक विरोधाभास हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये ध्यान में रखना है कि समाज बैलेंस बना रहे फैमिली में, है ना। एक अच्छा मतलब परिवार, मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली इज द स्ट्रेंथ। और आज के टाइम पे फैमिली बहुत टूट रही है, क्योंकि हम लोग इतने मतलब एक दूसरे को लेकर के अग्रेसिव हो रहे हैं कि फैमिली कंप्लीट हो पाना बड़ा कठिन हो रहा है आज के टाइम पे। तो जो आप लोग कह रहे हैं जो बातें, वो तो ठीक है बिल्कुल। मान लीजिए कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, फिर आज के टाइम पे अब तो गवर्नमेंट भी अपॉर्चुनिटी दे रही है, रिजर्वेशन वगैरह आ गया। अब तो इलेक्शन में भी 2029 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें आपको रिजर्वेशन हो गया। अब तो कई सारी पार्लियामेंटेरियन आपकी महिला होंगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो आप नगर निगम में देखते हो, वहां पे जो पार्षद से लेकर और मेयर तक वुमन के लिए सीट्स वगैरह। तो हमारी मतलब जो सरकार है, जो व्यवस्था है, उन्होंने भी काफी वुमन की बेटरमेंट के लिए किया है। और आज के समय पे तो देखो, वुमन लोग खुद बहुत मतलब अवेयर हैं। मैं देखता हूँ ना, क्योंकि मैं तो टीचिंग में पिछले 5-6 साल से हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जो भी लेडीज हैं या जो महिला, उनको लगता है कि यार मैं मुझे कैसे भी करके सक्सेस पाना है। अगर मान लीजिए कि मैं दिन भर में या पूरे एक सेशन में 400 लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, उसमें लेडीज जो महिला होती हैं, उनको उनको ऐसा लगता है सर मुझे करना है। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लड़के फिर भी उनको लगता है कि यार ठीक है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
तो आने वाला टाइम तो आप लोगों का ही है। जो पैट्रियार्की है वो मैट्रियार्की में कन्वर्ट हो जाएगा इन कमिंग 10 to 20 years। तो वो एक अच्छी भी बात है, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में हमें, मतलब मेरा ऐसा सोचना है कि हमें फैमिली को भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। और एक हम खुश रहें, अल्टीमेटली हमारा मेन एम क्या है कि हम खुश रहें। और खुश आप तभी रहोगे जब आपके आसपास अपने लोग रहेंगे। जब मेरे आसपास मेरे अपने लोग, मुझे प्यार करने वाले लोग रहेंगे, तभी तो मैं खुश रहूंगा, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ, बड़ी अच्छी डेलिब्रेशन आज हमारी हुई, बहुत सारी नई बातें पता लगी, जया मैम ने बहुत सारी बातें बताई, और आगे भी इस तरह का सेशन हम लोग रखेंगे। अभी तो जया, मैं नए वीक पे, जो हमारा वीक है उस पे मैं 3 दिन का रिसर्च कॉन्फ्रेंस भी करवा रहा हूँ, तो उसमें भी आप इन्वाइटेड हो। 3 दिन 3 नए लोग आएंगे, तो वो बड़ा अच्छा सेशन होगा। नए वीक पे हम लोग कर रहे हैं वो रिसर्च से रिलेटेड, तो इस तरह से करते हैं। बाकी और भी कोई सजेशंस वगैरह हो कि हम लोग और भी अपने क्लास को कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो वो भी आप लोग बताते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी किन्हीं को भी जया मैम से जुड़ना हो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं इनका मेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या जया मैम आप चाहें तो मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो, अदरवाइज आप मेरे से मांगोगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, जोहार सर। थोड़ा सा एक सवाल पूछना था सर। आप 2 सवाल पूछ सकते हेलो। हो। जी जी, आप पूछिए पूछिए। जी सर। जी सर, ऐसा है कि सर मुझे अभी एमए करना है सर, और एमए करने के बाद मुझे भी इस टीचिंग वाले क्षेत्र में जाना है, और साइंस और ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में मुझे भी एक टीचिंग करना है सर। एक शिक्षक बन के देश और समाज के में पढ़ाना है सर, ऐसा मेरा सोच है। समस्या यह है कि मैंने अभी बीटेक कर रखा है, और मुझे ह्यूमैनिटीज के क्षेत्र में प्रोफेसर बनने का मेरा मन है। तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी मुझे नहीं पता है। मैं चाहता हूँ कि अब मैंने जो बीटेक मैकेनिकल से कर रखा है, उसके बाद मैं एमए करूँ जो समाज शास्त्र है उससे, और उसके क्षेत्र में मैं बनना चाहता हूँ प्रोफेसर। तो क्या ऐसा संभावना है? ये मेरा सवाल था सर। नहीं, बिल्कुल है। आप जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, किसी भी चीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, वो तो फ्री है। तो आप एमए कोई सब्जेक्ट चूज करिए जो आपके इंटरेस्ट का हो, जैसे एमए पॉलिटिकल साइंस। आप सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, तो सोशल साइंस में तो कई सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी है, जो भी आपको लगता है कि आपके इजी है, आप कर सकते हो आपके इंटरेस्ट एरिया में, तो आप किसी सब्जेक्ट में एमए में एडमिशन ले लीजिए, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करे हुए हैं, तो आपको इजीली मिल जाएगा एडमिशन। एडमिशन लेकर के मास्टर्स कंप्लीट करिए, और साथ के साथ नेट की तैयारी करिए, क्योंकि नेट की तैयारी में टाइम लगता है। तो यूजीसी नेट की तैयारी साथ के साथ साइमल्टेनियसली करो, एडमिशन ले लो, और जैसे ही आप मास्टर्स और नेट कंप्लीट कर लोगे, तो यू विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। एमए और नेट हो गया तो आप भारत के किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ा सकते हो। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जी सर, अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ डिप्लोमा में। मैं टीचर हूँ मैकेनिकल में। तो मैं चाहता हूँ कि इग्नू से जो है डिस्टेंस में एमए कर लूँ, और साथ में नेट की भी तैयारी करूँ। और सर, और पूछना था कि यदि आगे की यदि यूनिवर्सिटी में इस तरह की वैकेंसी आती है, तो क्या मेरा ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड को कंसीडर किया जाएगा, कि किया जा सकता है क्या कि मेरा चूंकि इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या कि मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, जैसा कि होता है +2 शिक्षकों में कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होने से टीचर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह की परेशानी आ सकती है क्या? हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं है सर, स्कूल एजुकेशन में आती है परेशानी, बट कॉलेज लेवल पे इतनी परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग मास्टर्स का सब्जेक्ट देखते हैं। यानी एमए और पीएचडी सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन आपने किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एमए और आगे चल के अगर पीएचडी करिएगा तो सेम सब्जेक्ट में कर लीजिएगा, और उसी सब्जेक्ट में नेट कर लीजिए, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज एजुकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
जी तो हो सर, सकता जी सर, बहुत बहुत बड़ा मेरा कन्फ्यूजन सर दूर कर दिए सर। और मैं चाहता हूँ, चूंकि ये आज मेरा फर्स्ट क्लास है और आज मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इस प्लेटफॉर्म में और एक टीचर के सहायता से। और मैं चाहता हूँ कि मैं भी आप लोग के इस प्लेटफॉर्म का सदस्य बने और रेगुलर आपके साथ पार्टिसिपेट करूँ। और बहुत अच्छा सेशन लग रहा है हमको ये। तो मैं भी अब रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा, आप लोग के साथ जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और अच्छा अच्छा विचार आप लोगों के बीच आता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से मेरा जो व्यक्तित्व है और जो टीचिंग का जो मुझे चाहिए वो अच्छा इस प्लेटफॉर्म से मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और मैम का और सारे सदस्यों का। मेरा नाम शंकर बेदिया हुआ सर और मैं झारखंड से हूँ सर। बस इसी चीज का ध्यान रखिए, कहीं फर्स्ट डे आपका लास्ट डे ना बन जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आप सुहावने वादे कर रहे हैं और ज्यादा सोच रहे हैं, तो थिंक लेस एक्ट मोर। लाइफ, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन लाइफ, थिंक लेस एक्ट मोर, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमारा फर्स्ट डे वो लास्ट डे बन जाता है। तो आप अपनी कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करें। जो आप बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आपको अगर करना है, तो कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन करिए और उस पर अडिग रहिए, रिजिड रहिए कि मुझे मेरे को करना है, मुझे आगे बढ़ना है इस प्रोफेशन में, तभी जाके चीजें होती हैं। अगर आप चीजों को सोचेंगे लेकिन थिंक मोर एंड एक्ट लेस, ऐसा अगर आपकी पॉलिसी होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपको फायदा होगा। मैं आपको जी कोऑपरेट सर, बहुत करूंगा। बहुत जी जी जी, थैंक यू रश्मि सर। रंजन राउत, मुझे ना आपका ना क्वेश्चन समझ, कैन यू प्लीज इलेबोरेट? तो चैट बॉक्स में ना रश्मि मैम। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो सर, हेलो सर, ओके, हेलो सर। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि और तो सोसाइटी में कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस ये है कि वो सोचते हैं कि लड़का अगर होता है तो लड़का घर संभालेगा और लड़की हो तो वो शादी करके चले जाएगी। तो उस थॉट प्रोसेस को आप कैसे मतलब देखते हैं? सर आई थिंक दैट some rules are made, कहते हैं ना, वो भगवान जी से ही बन के आए हैं और हमारी सोसाइटी ने को यही माना हुआ है कि आई थिंक दैट दिस इज द रूल कि लड़की को आए, लड़की पैदा नहीं होगी तो अपने घर जाएगी, है ना। तो आई थिंक इट्स इस चीज़ को अगर हम नॉर्मल तरीके से लें कि हाँ ये नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसको हम सिंपली लें, बट इसको एक वो हवा ना बनाए अपने दिमाग में कि हमें ससुराल जाना ही है या फिर बहुत बड़ी बात हो गई। आप नहीं, नॉर्मल है किसी की, अगर हम भी, अगर आप भी लड़के हैं, आपके घर में भी कोई लड़की आएगी, वो भी दूसरी फैमिली से ही हाँ। आएगी, है ना। तो इस चीज़ को हम आई थिंक नॉर्मल ही रखें। कोई इस, क्योंकि वही वो आजकल तो वैसा भी हो गया, इट्स नॉट कंपल्सरी दैट एवरी वुमन शुड गेट मैरिड, है ना। कुछ लोग मैरिज नहीं कर रहे हैं, वो अपने अपने घर में रह रहे हैं, फिर अपना खुद का हाउस ले रहे हैं, उसमें रह रहे हैं। तो वो इट्स, आई थिंक इट्स एन इंडिविजुअल चॉइस। उसको शादी करनी है करो, उसको शादी नहीं करनी हो मत करो। लड़के भी बाकी नहीं सोसाइटी का, करते। हाँ सोसाइटी का कोई हेलो, हेलो। सोसाइटी सोसाइटी क्या, मतलब आपको फोर्स कर रहा है मैरिज के लिए क्या? सोसाइटी सोसाइटी इज फोर्सिंग यू टू डू मैरिज? I am forcing my brother from last 5 years to get married. He is not getting married. It's not society, it's only the person. सिंपल बात है। राहुल सर को हम कह रहे हैं शादी कर दीजिए, राहुल सर शादी नहीं कर रहे हैं, बताओ। अब वी कांट फोर्स ना, सोसाइटी से ना प्रेशर, सोसाइटी राहुल सर को प्रेशर नहीं कर रही है कितने टाइम से सर शादी नहीं कर रहे हैं, तो बताओ सोसाइटी क्या करे इस चीज में, है ना राहुल सर। सही बात है। मुझे लगता है इस क्लास को ओवर कर देना ही ठीक रहेगा। हम लोग आज के क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन हुआ बहुत दिनों के बाद।
और जया मैम तो खैर हमारे क्लास की मेंबर हैं, तो आती रहेंगी, आप आते रहिए मैम, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए और भी कई सारे बुक्स को आप पब्लिश कराइए, उसके एक्सपीरियंस को हमारे साथ आके शेयर करते रहिए। आज के लिए मुझे लगता है मैम काफ़ी हो गया, टाइम भी 11:30 हो गया। सर सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब सरीफुल सर ने आपसे कुछ पूछा है। Can any student become assistant professor if he or she does MA from distance mode? Please answer. I have heard that both degrees are treated equally, but the interviewer both take it well. I think there is no problem. If you do your masters from distance or from any other place, there is no biasness in that, है ना? I think there is no biasness. Sir, I'm asking you this question. क्या पूछा आपने, प्लीज रिपीट करिए एक बार। The person is asking, the Saiful Mullah is asking that if we do a master's from distance, is any problem? Will the interviewer will judge you or something like that? नॉट एट ऑल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपने डिग्री चाहे डिस्टेंस से कराओ चाहे रेगुलर कराओ, ग्रेजुएट खास करके देखो पीएचडी डिस्टेंस से करिएगा बहुत फर्क पड़ेगा, बट ग्रेजुएशन और मास्टर्स अगर आपने डिस्टेंस से किया है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप नेट जेआरएफ कर लो काफ़ी है, और अपना कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करो ताकि इंटरव्यू में आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो। बाकी इन चीज़ों का कोई मायना नहीं होता कि आप इग्नू से हो या फिर एसओ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% भी नहीं। हाँ, पीएचडी आपका रेगुलर होना चाहिए। पीएचडी अगर आप डिस्टेंस से करिएगा ना तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि पीएचडी डिस्टेंस को कोई एंटरटेन नहीं करता। तो पीएचडी जब भी करिए रेगुलर ही करिए, ठीक है। डिस्टेंस पीएचडी या पार्ट टाइम पीएचडी करने की कभी गलती मत करिएगा, क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी का इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है। बस वो डिग्री बनाने के लिए कई लोग होते हैं ना जो ऑलरेडी जॉब में हैं, बट वो चाहते हैं भाई साथ के साथ हमारा डिग्री बढ़े, मतलब हमारे नाम के आगे, तो वो लोग पार्ट टाइम करते हैं। बट हमारे जैसे लोग जो यूथ हैं और आगे अभी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो पीएचडी आपका रेगुलर हो। बाकी उसके अलावा बीए एमए डिस्टेंस से करिए, नेट जेआरएफ कर लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जॉब में क्या मतलब एजुकेशन में है या किसी और प्रोफेशन में? He only asked for job में पूछा मैंने कि अगर हम देखिए अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है किसी जैसे आप प्राइमरी टीचर हैं तो भी नहीं चलेगा ना, क्योंकि पीएचडी आप करिएगा, मान लीजिए कि